Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध एस्केलेट हो चुका है। दोनों पक्ष सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और दोनों पक्षों के साथ ठीक ठाक बैकिंग भी है। लेकिन आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो ये कि 13 जून को, ठीक है, 13 जून को यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी और वोटिंग हो रही थी कि गजा पट्टी पे, मैं गजा बोल रहा हूं, उसको गाजा बहुत लोग बोलते हैं, जो बेहतर प्रोनाउंसिएशन है वो गजा है। तो गजा पट्टी में जो हिंसक रुख अख्तियार किया है इजराइल ने, उसमें बेसिकली स्पेन ने एक प्रस्ताव लाया था। भारत ने उस प्रस्ताव पे एब्सटेन किया है। अब कोई प्रस्ताव आता है तो दो पक्ष होते हैं बेसिकली, कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, नहीं ये होना चाहिए। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है, जैसे वो आता है ना दैनिक जागरण में पहले वो सर्वे आया करता था, कह नहीं सकते, तो वैसे ही भारत ने एब्सटेन कर लिया कि न पक्ष न विपक्ष, अनिर्णय। ठीक है, तो अनिर्णित भारत वहां पे रहा। अब इसमें बहुत से लोगों का यह मानना है कि भारत को यह रुख नहीं अपनाना चाहिए था, बहुत से लोगों का यह मानना है कि नहीं भारत ने सही किया, और बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि नहीं भारत को इसका विरोध करना चाहिए था कि ये जो युद्ध है, ये जो इजराइल ने गजा पट्टी पे लगातार बमबारियां की हैं, ये रुकना चाहिए। अब इस पे मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिहाज से बैलेंस्ड होना, और उसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो विषय क्या है, भारत की जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गजा युद्ध विराम संबंधी प्रस्ताव पे मतदान की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें व्यापक चर्चा को जन्म दिया। हुआ क्या कि 13 जून 2025 भारत ने गजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग करने वाले जो प्रस्ताव था, स्पेन ने प्रस्ताव लाया था कि तत्काल युद्ध विराम हो, भारत ने एब्सटेन किया है। भारत इस युद्ध विराम के खिलाफ भी नहीं था, इस युद्ध विराम के समर्थन में भी नहीं था, और भारत ने क्या कहा कि अभी हम अनिर्णित, तो भारत ने खुद को एब्सटेन किया। बहुत से वो लोग जो भारत को इजराइल का दोस्त बता रहे थे, उनको लगा कि भारत की स्थिति कुछ और होगी। लेकिन यहां पे और इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि भारत ने फिलिस्तीन को एज अ कंट्री समर्थन किया, लेकिन भारत के जो बायलैटरल टाइज थे वो इजराइल के साथ बहुत ज्यादा थे। तो आज इसी पे थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, कुछ टर्म भी हम लोग नए सीखेंगे। ठीक है, मैं बताता चलूं कि स्टडी IQ IAS में इस समय ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल चल रही है, 15 जून तक ही चलेगी, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद लेट हो जाएगा। आप अगर 2027, 28, 29, 30 में सिविल सेवा परीक्षा की देना चाहते हैं तो इस समय आपके पास गोल्डन पीरियड है। हमारा जो प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच है, 23 जून तक उसमें एडमिशन चलेगा और 15 जून तक की सेल चलेगी, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 15 जून तक ही मिलेगा आपको। जैसे हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूं मैं, हिंदी लिटरेचर का जो बैच है वो 16 जून को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो 15 जून तक ही मिलेगा इस सेल के कारण। उस पर भी मैं आऊंगा। इस बैच के साथ खास बात क्या है कि हर हफ्ते 11,000 रुपए जीत सकते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, पूरी फीस वापस हो जाएगी, PRP, MRP, SIP, SIM, IGP, 18 किताबों का सेट, थ्रू आउट मेंटरशिप, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, हर वो चीज जो आपको एक अच्छे बैच में चाहिए होती है, इसमें सब शामिल है। इसमें हम लोग बात करेंगे। जून 2025 भारत के मतदान से जुड़ी बात क्या है कि 13 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्पेन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पे मतदान हुआ, जिसमें गजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई थी। ठीक है, अब इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या शामिल थे, क्या क्या कहा गया कि गजा में तत्काल स्थायी युद्ध विराम हो, हमास और अन्य संगठन द्वारा बंधक बनाए गए सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहाई हो। तो हमास पे भी था एक कि आपको छोड़ देना है उन लोगों को जिनको आपने बंदी बनाया हुआ है। मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति की जाए, इस बाबत भी बात हुई थी, और अकाल की स्थिति से बचाव के लिए तत्काल उपाय किया जाए, ताकि वहां पे स्थितियां बड़ी खराब है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो तमाम तस्वीरें पटी हुई हैं कि गजा में क्या हो रहा है। ठीक है, बात करें तो मतदान के परिणाम क्या है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के परिणाम क्या थे, आप देख सकते हैं यहां पे क्या है। 149 देश समर्थन में थे कि हां युद्ध विराम होना चाहिए। ठीक है,
12 देश इसके विरोध में थे, जिसमें इजराइल भी था और ऑफ कोर्स यूएसए यानी कि अमेरिका भी था। ठीक है, निष्पक्ष या मतदान से परहेज करने वाले 19 देश थे, उसमें भारत भी शामिल। तो भारत ने मतदान नहीं किया या बेसिकली निष्पक्ष रहना चाह रहा था कि हमको अभी कुछ नहीं कहना है, और कारण मैंने आपको बता दिया कि भारत फिलिस्तीन को एज अ कंट्री और इजराइल को एज अ बायलैटरल पार्टनर बड़ा ही सपोर्ट करता आया है। तो ये बात यहां पे थी। चलिए कुछ और चीजें, भारत की स्थिति भाग नहीं लिया, निष्पक्षता बनाए रखी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपने निर्णय के लिए निम्नलिखित कारण दिए कि क्यों हमने इसमें भाग नहीं लिया। ये कारण जानने आपके लिए जरूरी है अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए जीएस पेपर 2 की इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो ये पॉइंट आपको भी आना चाहिए एकदम क्लियर कट। ठीक है, संवाद और कूटनीति की आवश्यकता। भारत का क्या मानना है कि इस समस्या का समाधान केवल बातचीत और राजनीतिक प्रयास से संभव है। ये वोट नहीं, प्रॉपर डिस्कशन हो, दोनों अग्रीव्ड पार्टीज हो, अग्रीव्ड पार्टीज इस बात को लेके श्योर हो कि ये जो प्रस्ताव आया है ये प्रस्ताव उनके लिए बेनिफिशियल। ठीक, द्विपक्षीय समाधान का समर्थन किया उन्होंने। भारत ने 2 राष्ट्र समाधान को अपनी परंपरागत नीति को दोहराया, जो पहले भी मैं आपको शुरुआत जिससे मैंने की थी, भारत हमेशा उस पर कायम रहा है। संतुलित दृष्टिकोण की बात की गई, क्या है, सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित रुख अपनाना भारत ने हमेशा से, चाहे वो श्रीलंका की बात हो। श्रीलंका से जुड़ा एक बड़ा स्पेशल केस है, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसमें। अगर आप चैतन्य स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या मुद्दा था। भारत उसमें भी लाइमलाइट में आया था। तो भारत ने कहा कि देखिए बायलैटरल लेवल पे इस पे बात की जाएगी, हम दोनों पक्षों से बात करेंगे, दोनों पक्षों के को लेके हमारा कुछ विशेष रुख है, हम उस विशेष रुख को कायम करना चाहते हैं। हम इजराइल से कैसे बात करेंगे ये हमारा निजी मामला है, इस प्रकार की चीजों में हम वोट नहीं कर सकते, हम हट जाते हैं यहां से, ये भारत का ही मानना था। चलिए कुछ और बातें कर ले। तो ऐतिहासिक संदर्भ अगर देखे जाए तो क्या है, दिसंबर 2023 में देखा जाए तो जो मतदान हुआ तो उसमें क्या हुआ था, 12 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजा युद्ध विराम संबंधी प्रस्ताव पे हुए मतदान में भारत ने समर्थन में मत दिया था। ठीक है, समर्थन में मत दिया था। 153 देश भारत सहित इसके समर्थन में थे, विरोध में 10 देश थे, निष्पक्ष 23 देश थे। तो यहां पर तो भारत ने समर्थन में दिया था। अक्टूबर 2023 का जो मतदान था 27 अक्टूबर 2023 को हुआ था, इसमें भारत ने मानवीय युद्धविराम की मांग करने वाले प्रस्ताव में मतदान में भाग नहीं लिया था। और इस प्रस्ताव के परिणाम क्या थे, 121 देश इसके समर्थन में थे। ठीक है, विरोध में 14 देश थे, 44 देश ऐसे थे जो किसी पक्ष में नहीं थे या उन्होंने मतदान नहीं किया, भारत उसमें शामिल था। तो भारत ने एक बार उसके पक्ष में, युद्धविराम के पक्ष में भी मतदान दिया है, और इसके पहले भी भारत इस मतदान से बाहर निकल चुका है, अनिर्णित उसको छोड़ चुका है। ठीक है, कुछ और बिंदु क्या है यहां पे देख सकते हैं। क्या, नवंबर 2023 में भी इजरायली बस्तियों पर प्रस्ताव आया था। नवंबर 2023 में भारत ने कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो यहां पे भारत ने समर्थन किया था। आप मुझे बताएंगे कि अगर आप जब इजराइल को गजा के पर्सपेक्टिव में, फिलिस्तीन के पर्सपेक्टिव में, ईरान के पर्सपेक्टिव में और भारत के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो आपको क्या लगता है भारत का एज अ कंट्री स्टैंड क्या होना चाहिए इस पर। ठीक है, चलिए इस बिंदु पे भी हम बात करेंगे। भारत की मध्य पूर्वी जो नीति है इसके विकास को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस क्रम से भारत आगे बढ़ा। तो हुआ क्या, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मध्य पूर्व नीति का विकास जिन चरणों में हुआ, उन चरणों की बात करेंगे। जो पहला चरण दिख रहा है वो 1947 से 67 का है, जिसको हम प्रारंभिक चरण कह सकते हैं। हुआ क्या, फिलिस्तीन के प्रति भारत ने पूर्णतः समर्थन दिखाया। ठीक है, इजराइल को मान्यता देने में भारत ने देरी की। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व में अरब देशों का भारत ने समर्थन किया और अरब देशों के साथ भारत वहां पे खड़ा था उस समय, शुरुआत की बात बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 1968 से 1991 तक जो संतुलन की तलाश की भारत ने, 1991 में भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की। ठीक है, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ संबंध बनाए रखा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और द्विपक्षीय समाधान का समर्थन, अभी जिस बात को रीइटरेट किया उसी की बात यहां पे की है। और 1992 से 2014 की बात की जाए तो भारत ने अपने आर्थिक हितों को महत्व दिया, और क्या हुआ, इजराइल के साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग भारत ने बढ़ाया। तेल आपूर्ति के लिए अरब देशों पर निर्भरता भी भारत की बढ़ी, और संयुक्त राष्ट्र में भारत ने हमेशा ही संतुलित स्तर पर मतदान किया। कुछ और बिंदु है जिन पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, 2014 के बाद में जब मोदी जी का दौर आया तो मोदी सरकार के दौरान इजराइल के साथ मजबूत संबंध हुए भारत के। हम सब जान रहे हैं, कितने सारे वीडियोस वायरल हुए, फोटोज वायरल हुए, वी ऑल नो। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में भी। खाड़ी देशों के साथ राजनयिक साझेदारी पे भारत ने बहुत बल दिया, और फिलिस्तीन के साथ जो परंपरागत समर्थन था, सबसे शुरुआत में जो मैंने बात बोली वो भारत ने बनाए रखा कि एज अ कंट्री भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, कि हम इस बात की मांग करते हैं कि फिलिस्तीन को एक देश का प्रॉपर दर्जा दिया जाए। चलिए कुछ और बातें।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के ऐतिहासिक निर्णय की बात की जाए तो फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे पे भारत के प्रमुख मतदान क्या रहे? 1947 में फिलिस्तीन विभाजन प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया था, ठीक है। 1975 में जायनवाद एक नस्लवाद है प्रस्ताव का समर्थन किया था। जायनवाद क्या है वैसे तो आप कमेंट में डिटेल में बता देंगे, शॉर्ट में बता देता हूं, कोशिश करूंगा इस पे एक वीडियो लेके आऊं। जब यहूदी अपने लिए एक प्रॉपर देश और प्रॉपर भूमि की जो मांग उन्होंने बढ़ाई थी, बेसिकली उसको ही जायनवाद ऐसा कॉइन किया गया था। ये बड़ी लंबी थ्योरी है, मैं कोशिश करूंगा इस पे एक प्रॉपर वीडियो लाऊं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जायनवाद के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। चलिए, 1991 में जायनवाद नस्लवाद प्रस्ताव निरस्तीकरण में निष्पक्षता की बात की भारत ने। 2012 में फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा देने का समर्थन किया भारत ने। 2016 से लेकर 2020 तक विभिन्न इजराइल विरोधी प्रस्तावों का भारत ने क्या 2020 तक की बात कर रहा हूं समर्थन किया भारत ने, ठीक है। 2021 से 23 तक मिश्रित मतदान पैटर्न, क्योंकि इस समय मोदी जी थोड़ा सा ज्यादा प्रो इजराइल दिख रहे थे, ठीक है। तो ये एक क्रमबद्ध रूप से हमने चरण देखा कि किस प्रकार से भारत इजराइल के मामले में अपने निर्णयों को इवॉल्व करता आया था, ठीक है। वर्तमान नीति की विशेषताएं क्या थे? रणनीतिक अस्पष्टता थोड़ी सी है, स्पष्ट पक्षधरता से भारत बच रहा है, जो कि गलत नहीं है, सही है, ठीक है। क्योंकि हम एकदम से किसी देश के पक्ष में जाके हम अपने जिन गुटों को में हमको शामिल किया जा रहा है हम उससे एकदम अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अगला क्या है? परिस्थिति के अनुसार लचीला दृष्टिकोण सबसे जरूरी है। भारत हमेशा से इस चीज के लिए जाना चाहता है कि भारत ने कभी भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड सिवाय पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ अमूमन नहीं लिया है भारत ने, ठीक है, जो अच्छी बात है। दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता भारत ने दी। लॉन्ग टर्म चीजें क्या है, शॉर्ट टर्म टेम्पर को लूज करके हम किसी निर्णय पे नहीं आ सकते, भारत ने इस बात को किया। आर्थिक हितों के संतुलन की बात करें तो इजराइल से रक्षा तकनीक और कृषि सहयोग पे भारत लगातार टिका रहा, चूंकि आर्थिक हित भारत के बहुत जरूरी है। इवन हम कुछ दिनों पहले भारत के डिफेंस की बात कर रहे थे, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट रिलेटेड टू दैट, ठीक है। अरब देशों के साथ भारत ऊर्जा आपूर्ति लगातार जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक मित्रता भी भारत की लगातार बनी हुई है। घरेलू राजनीतिक विचार की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया भारत ने हमेशा से, ठीक है। हिंदू राष्ट्रवादी समर्थक आधार की जो प्राथमिकताएं थी उनको स्थापित किया भारत ने, और धर्मनिरपेक्षता की छवि भारत ने हमेशा बनाए रखी है। भारत कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या यूनाइटेड नेशन के किसी भी मंच पे आपको धार्मिक रूप से कट्टर देश नहीं दिखेगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की बात कर ले तो क्या है? जून 2025 के मतदान में एशियाई देशों के विश्लेषण की बात की जाए तो समर्थन में मध्य वाले देश कौन थे? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश युद्ध विराम चाहते थे, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की युद्ध विराम चाहते थे। बेसिकली जो इजराइल और यूएस के मोस्टली अगेंस्ट रहते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब युद्ध विराम चाहते थे, ठीक है। निष्पक्ष रहने वाला देखिए ईरान वगैरह सब इसके विरोध में, ध्यान रखना ये एंटी इजराइल एक तरह की चीजें, क्योंकि भाई युद्ध तो इजराइल ने ठाना हुआ था। निष्पक्ष रहने वाले देश कौन कौन से थे? भारत है, तिमोर लेस्ते है, ठीक है। कुछ प्रशांत द्वीपीय जो कंट्रीज हैं वो भी इसके निष्पक्ष रहने वाले देशों में से। तो इसका मतलब क्या है कि भारत क्लियर है, भारत को अपनी छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है जहां पे वो बहुत बैलेंस रहता है, न्यूट्रल रहता है, उसको नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। चलिए, भारत की अगर हम अलग स्थिति है उसका एक पर्सपेक्टिव देखें तो क्या है? भारत की स्थिति विशेष रूप से लिखनी है क्योंकि एशिया में केवल भारत और तिमोर लेस्ते ने मतदान से परहेज किया, बड़ी स्पेशल बात है। ग्लोबल साउथ के अधिकांश देशों ने समर्थन में मत दिया है कि वहां पे शांति होनी चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, शांति विराम नहीं, ठीक है। भारत की स्थिति अमेरिका और इजराइल के करीबी दिखी थोड़ी सी, क्योंकि भारत ने निष्पक्ष रहने का, देखो आप किसी के समर्थन में नहीं जा रहे तो आप निष्पक्ष हो जाओ। मैक्सिमम देश उस प्रस्ताव के समर्थन में थे, भारत ने निष्पक्ष रहने की बात की, ठीक है। चलो कुछ और बातें। भारत के निहितार्थ क्या है, तत्काल प्रभाव क्या होंगे? राजनीतिक संबंधों पर प्रभाव। अरब देशों में भारत की छवि पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। भारत का भी कहना ठीक है यार, सपोर्ट तो वैसे भी तुम नहीं दे रहे हो, तो हम अपनी स्थिति क्यों खराब करें, ठीक है। फिलिस्तीनी नेतृत्व को थोड़ा सी निराशा देखनी पड़ी, क्योंकि भारत हमेशा उसके साथ स्ट्रांगली खड़ा रहा था, ठीक है। इजराइल के साथ संबंधों में संभावित सुधार, क्योंकि इजराइल यही चाहता था कि भारत अगर उसके तरफ नहीं जा रहा है तो विरोध में भी ना जाए, ठीक है। घरेलू राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय में थोड़ा संतोष रहेगा, जो फिलिस्तीन के समर्थक लोग रहते हैं वो हमेशा से नाराज रहेंगे। विपक्षी दलों द्वारा इसकी आलोचना हो रही है। सरकार की माफ कीजिएगा, सरकार की विदेश नीति पर बहस लगातार चल रही है। क्षेत्रीय स्थिति की बात की जाए तो दक्षिण एशिया में भारत के नेतृत्व की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उन देशों के द्वारा जो भारत को अलग थलग कर देना चाहते हैं या भारत को एलिनेट कर देना चाहते हैं, ठीक है। चीन, पाकिस्तान द्वारा भारत की स्थिति की आलोचना निश्चित तौर पे की जाएगी, भारत की आलोचना करते रहेंगे लोग, ठीक है। और क्या है?
खाड़ी देशों के साथ निश्चित तौर पे संबंध जटिल होंगे। अगर आप इजराइल और यूएस के करीब जाएंगे तो खाड़ी देशों के साथ संबंध आपके जटिल होते जाएंगे। चलिए, नीतिगत निहितार्थ में कुछ हम लोग अगर दीर्घकालिक विचारों के देख ले तो क्या है, वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा में हम एक संतुलन का काम कर रहे हैं। रूस के साथ पारंपरिक मित्रता बनाए रखने का जो हमारा नियम है, नीति है, वो लगातार बनी हुई है। ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित की बात कर ली जाए तो क्या है, मध्य पूर्व से तेल आयात लगातार आ रहा है और जब तक आर्थिक हित जुड़े रहेंगे वो हमसे बहुत अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे। इजराइल के तकनीकी सहयोग भारत को मिलता आ रहा है, भारत इसलिए उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के अवसर लगातार भारत बढ़ा रहा है। भारत को भी जरूरत है, संपूर्ण विश्व को जरूरत है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात कर ली जाए तो इजराइल से रक्षा तकनीक का आयात भारत लगातार करता आ रहा है। साइबर सुरक्षा में भारत लगातार वहां पे सहयोग ले रहा है, तमाम विश्व से सहयोग ले रहा है। और आतंकवाद विरोधी सहयोग में तो निश्चित तौर पे इजराइल भारत के लिए बड़ा ही अच्छा सपोर्ट बनके साबित हुआ है। ठीक है, अंततः हम क्या कह सकते हैं कि भारत की हालिया जो मतदान नीति एक जटिल भू राजनीतिक वातावरण में संतुलन बनाने का प्रयास दर्शाती है, जबकि यह नीति तत्काल राजनयिक और आर्थिक हितों की पूर्ति भी कर सकती है। ठीक है, इसके दीर्घकालिक प्रभाव भारत की वैश्विक छवि और नैतिक नेतृत्व पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। दोनों पक्षों की बात, दोनों साइड से हो सकते हैं। और क्या है, भारत को अपनी परंपरागत गुटनिरपेक्ष नीति और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुकूल एक स्पष्ट और संगत विदेश नीति विकसित करनी चाहिए, जो न केवल राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करे बल्कि वैश्विक शांति और न्याय में भी योगदान दे। और यह समय भारत के लिए अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने और एक ऐसी नीति तैयार करने का है जो 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुकूल हो और भारत की वैश्विक महाशक्ति बनाने की आकांक्षाओं के क्या हो अनुरूप। निश्चित तौर पे भारत के जो भी हुक्मरान हैं, जो बड़े लोग हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, निश्चित तौर पे इस दिशा में सोच रहे होंगे। इसी दिशा में भारत को आगे बढ़ना होगा, तभी भारत एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। मैंने कुछ दिनों पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे एक वीडियो किया था, उसी दिशा में भारत और आगे बढ़ सकता है। चलिए, स्टडी IQ आइस हिंदी में, चूंकि इस समय ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल चल रही है, 15 जून तक चलेगी। हिंदी साहित्य का बैच 16 जून को क्लोज हो रहा है, तो इससे जुड़ने के लिए आप 15 जून से पहले जुड़ जाएं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके यूजिंग द कोड विकास लाइव। ठीक है, यूजिंग द कोड विकास लाइव। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके से जुड़ सकते हैं। सर्च बॉक्स में डालेंगे ऑफिशियल विकास तो सीधे आप मेरे चैनल UPSC बाय विकास सिंह में आ जाएंगे। vikas.singh@studyIQ.com पे आप मेल करके मुझसे बात कर सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करिए अधिकतम डिस्काउंट के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.